कांग्रेस संगठन के पिछले 40 सालों से एक बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं, वो आज सुबह आपको संबोधित करेंगे। श्री अशोक गहलोत जी। हमारे साथी जयराम रमेश जी और तमाम मेरे पत्रकार मित्रों, आप जो हालात देख रहे हैं देश में, वो चिंताजनक है। जिसमें एक तरफ राहुल गांधी जी को 5 दिन तक 50 घंटे पूछताछ की गई, वो भी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। और राहुल गांधी ने भी जिस रूप से ईडी को फेस किया, वो भी बेमिसाल है। 50 घंटे लगातार पूछताछ करना, लंच में जाने से भी अलाउ नहीं करना, 12:30 पौने 1 बजे तक रात को रोके रखना, ये तमाम जो रिकॉर्ड बन रहे हैं पहली बार बन रहे हैं। और ईडी के अंदर भी और ईडी के बाहर भी जिस प्रकार पुलिस का रवैया था, वो भी बेमिसाल था। आज तक ऐसा रवैया पुलिस का कभी सामने नहीं आया। पॉलिटिकल मोमेंट होते हैं और उसको फेस करती विपक्षी पार्टी है। ये पहली बार है कि पुलिस टारगेट कर कर के कांग्रेस नेताओं को, विशेष रूप से महिला कांग्रेस की नेताओं को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को चुन चुन करके उनके साथ मिसबिहेव किया गया। कई जगह पिटाई भी हो गई। और जिस प्रकार पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे ले जाया गया उनको थानों के अंदर, रात को 12-1 बजे छोड़ा गया, ये तमाम पहली बार पुलिस का आतंक देख रहे हैं हम लोग। और ये एक चिंता की स्थिति है। मैं समझता हूँ ये पुलिस का रिहर्सल है देश के लिए कि जब तानाशाही आएगी पूरी तरह, तब किस प्रकार का व्यवहार होगा, किस प्रकार हमें करना है, उसका रिहर्सल करने का पुलिस को जो मौका दिया गया, वो बहुत खतरनाक है। ये कोई दुश्मनी नहीं होती है राजनीति के अंदर। अपना अपना काम करते हैं, पक्ष विपक्ष ले आते हैं, कोर्ट अरेस्ट देते हैं। जो विपक्ष होता है वो खुद अपना आप को समर्पित करता है अरेस्ट के लिए, उसको कहते हैं कोर्ट अरेस्ट। इस केस के अंदर खुद आगे आके हम गिरफ्तारी दे रहे थे, उनको व्यवहार वैसे ही करना चाहिए था जो आज तक होता आया है, सरकारें किसी की रही हो। पहली बार है कि उनके साथ में दुश्मनों की तरह व्यवहार किया गया, जैसे कि देश के नागरिक नहीं हैं। वही माहौल देखने को मिला 5। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उसके मेहनत को, उनके हौसले को, क्योंकि उन्होंने भी 5 दिन तक जो संघर्ष देखा है जिस रूप में, और जो उनकी पिटाई भी हुई है, कई जगह पर दुर्व्यवहार भी हुआ है, हमारे सामने टीवी में देख रहे थे, इसमें सोशल मीडिया में देखा हमने। और तो और इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जाके आप अंदर घुस जाए पुलिस और पिटाई करके बाहर लाए, मीडिया वालों को भी और आम लोगों को भी। ऐसा भी संभवतः कभी नहीं हुआ। और मैंने कहा कि ये फेडरल स्टेट हुए देश, सरकारें अलग अलग पार्टियों की होती है। अगर आपके दिल्ली के व्यवहार को देख करके राज्य सरकार में भी जो विपक्ष होता है वो बीजेपी होती है, आंदोलन करती, अभी भी आंदोलन किया राजस्थान के अंदर, तो क्या हम लोग भी आपकी तरह बीजेपी के जो हेडक्वार्टर स्टेट के अंदर है, उसके अंदर हमारी पुलिस घुसे, दुर्व्यवहार करे, कार्यकर्ताओं को पीट के बाहर निकाल दे, ये शोभा देता है क्या? अच्छा, ये कौन सी परंपरा पैदा कर रहे हैं लोग? बहुत खतरनाक की
परंपराएं स्थापित कर रही है बीजेपी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा, 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का है। 42 साल मुझे पार्लियामेंट में आए हुए हो गए। 5 बार मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार AICC का महामंत्री रहा हूँ और तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ। ये मैं इसलिए मेरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि वहाँ पर रिमाइंड करा दूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही सोच समझ के बोल रहा हूँ। जो पूरा देश सुन रहा होगा, युवाओं को सुनना चाहिए विशेष रूप से। देश की दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, देश की दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। इस रूप में आज ये पूरा मुल्क चल रहा है जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसको हमें समझना पड़ेगा और इसका मुकाबला कैसे करें। जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक राजनीतिक पार्टियां अकेली कुछ नहीं कर सकती। जनता को सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। और सत्य कांग्रेस के साथ में, क्योंकि कांग्रेस की प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रिंसिपल इस संविधान के साथ में मिले हुए हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कांग्रेस के जो प्रोग्राम, पॉलिसी या प्रिंसिपल है वो, और जो देश के स्थिति है हमारी, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातीय वर्गों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, इन सबको साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो आज तक 70 साल तक कांग्रेस चलती गई। इसलिए देश एक रहा, अखंड रहा। पाकिस्तान की तरह तानाशाही शासन नहीं आया। धर्म के नाम पे जो आज राजनीति चल रही है उसके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, ये हमें रिमाइंड करना पड़ेगा आम जनता को भी कि धर्म के नाम पे ही आज़ादी के वक्त में 2 टुकड़े हुए थे देश के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान बना था। तो पाकिस्तान तो एक धर्म के लोगों का मुल्क था, हमारा मुल्क सर्वधर्म समभाव की भावना वाला मुल्क था। हम तो एकजुट रहे, एक अखंड रहे। चाहे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी के ज़माने में, राहुल जी तो बहुत बच्चे थे उस वक्त में, उन्होंने देखा अपनी दादी को भी और पिताजी की शहादत को देखा। तो राजीव गांधी जिस प्रकार शहीद हो गए, सरदार बेन सिंह जी ने नाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवादियों को, आखिर में वो भी शहीद हो गए। कितने लोग शहीद हुए थे आपको मालूम है, कितनी घटनाएं आती थी उस जमाने के अंदर। तो मैं पूछना चाहूँगा इन बीजेपी के RSS के नेताओं से, आप किस हिंदू धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते रहोगे। उदाहरण हमारे सामने, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमसे अलग हुआ धर्म के नाम पर। तो क्या कारण है कि पाकिस्तान आज अलग 2 टुकड़े हो गए इंदिरा गांधी जी के ज़माने में। 90,000 सैनिकों को इंदिरा गांधी सरेंडर करवा दिया। दुनिया के इतिहास में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। वो अलग बात है कि मोदी जी आज तक इंदिरा गांधी का नाम ही नहीं लेते हैं। पर मैं जो विशेष रूप से कहना चाहूँगा आपको, पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना। जब मुस्लिम लोग थे वहाँ पर, मुस्लिम राष्ट्र था, तो एक धर्म के नाम पर मुल्क बनना अलग बात है, पर मुल्क कायम रहना दूसरी बात है। जो हमने देखा है, मैं तो खुद बॉर्डर पे गया था शरणार्थी की सेवा करने के लिए 71 के अंदर बांग्लादेश के, तो मुझे मालूम है कि क्या हालात थे। तो मुझे बता दीजिए 2 मुल्क क्यों बने हैं एक धर्म के नाम के बावजूद में। 2 मुल्क कैसे बन गए जब एक धर्म के लोग थे पाकिस्तान, और आज जो बांग्लादेश है तत्कालीन पाकिस्तान था। इसका मतलब धर्म के नाम पे मुल्क बन सकते हैं। तो मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हमने अपने पड़ोस में देखा है। आज ये हिंदू धर्म की बात करके लोगों को भड़का रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं।
अरे अमित शाह जी बोल गए खाली हिंदी को लेके 2 शब्द, पूरा दक्षिण उठ खड़ा हुआ, अमित शाह जी को शब्द वापस लेने पड़ेंगे। मेरे मानना ये नहीं थे, अभी 1 महीने पहले की बात है। जो भाषा के नाम पे भड़क सकते हैं देश के लोग, धर्म के नाम पे जो ये खुद ही भड़का रहे लोगों को, तो आप सोचिए कि इनकी सोच क्या है। ये क्या धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर ये हिंदू राष्ट्र बना करके इस देश को एक अखंड रखेंगे, रख पाएंगे? यही हिंदू लोग जो है बाद में बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। आज तो शेड्यूल कास्ट वालों को गुमराह किया जा रहा है, गले लगाया जा रहा है, आप भी हिंदू हो हमारी तरह। ट्राइबलों को कहा जा रहा है आप हिंदू हो, पर इनकी आत्मा को पूछो, मैं बचपन से इनको वाच कर रहा हूँ जनसंघ के रूप में। फिर जनता पार्टी मर्द हो गए थे लोग जब इंदिरा गांधी को जेल भेजा तब, और अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में हैं, सत्ता में आ गए। ये कभी भी इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को गले नहीं लगाया था। अम्बेडकर की बात छोड़ दीजिए, गांधी जी को इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आज जिस प्रकार से अपना रूप बदला इन्होंने, गांधी की फोटो लगाते हैं, सरदार पटेल की मूर्ति लगाई है मोदी जी ने। पूछो इनको, इस सरदार पटेल जी ने तो आपके आरएसएस को बैन किया था, आपने माफ़ी मांगी थी आरएसएस ने। हम जिंदगी में कभी राजनीति में भाग नहीं लेंगे, सांकेतिक संगठन रहेंगे, उस रूप में इन्होंने माफ़ी मांगी है उस वक्त में। आज उनकी मूर्ति लगाने खाली वोटों की राजनीति करने के लिए। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। अरे आप क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाओगे? इनकी 7 पीढ़ी आ जाएगी तो ही कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनेगा। ये कांग्रेस और देश की जो भावना वो एक सी है। ठीक है, सत्ता में आए नहीं आए अलग बात है, उसमें कई कारण होते हैं जो आप देख रहे हो कि धर्म के नाम पे जो हालात बन गए देश के अंदर, तो ये भावना आ गई। कब तक रहेगी वो? महंगाई भयंकर, बेरोजगारी तो हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर, आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है, पता नहीं किस दिशा में हम जाएंगे। आने वाले वक्त में क्या फ्यूचर है देश के नौजवानों का, वो आपने देख लिया अपनी अग्निपथ को लेके। आप बताइए, कोई शासन, गुड गवर्नेंस इसे कहते हैं। आप इस स्कीम को गुप्त रखो, अग्निपथ को, अचानक आप युवाओं के सामने उनको पेश कर दो। जिन्होंने एग्जाम दे दिए, फिजिकल टेस्ट दे दिया, इंतजार कर रहे थे नौकरी का, अचानक लगा नई स्कीम आ गई है। तो उसी कारण से आज आज्ञा नहीं हुई, तोड़फोड़ हुई। हम उसको समर्थन नहीं करते हैं। हम युवाओं से अपील करते हैं कि आप अपनी बात कहो, शांतिपूर्ण तरीके से कहो, अहिंसा के तरीके से कहो, कोई दिक्कत तो नहीं उसके अंदर, पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये भड़का रहे उल्टा कि जिन्होंने भाग ले लिया आंदोलन में, उसको अग्निपथ के अंदर भर्ती नहीं करेंगे हम लोग, पुलिस सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो ये युवाओं को भी भड़काने का काम कर रहे हैं। और जो स्कीम आई है उसमें जितने ही रिटायर्ड जनरल, कर्नल, मेजर जो भी है, वो खुल के विरोध कर रहे हैं। उनके 50, 25, 30 साल के अनुभव हैं, 35 साल के अनुभव हैं, वो विरोध क्यों कर रहे हैं? और मैं भी देख रहा था एक परमवीर चक्र, कल हमारे जयराम रमेश जी बता रहे थे, जो उनको पुरस्कार मिला मिस्टर कैप्टन बाना सिंह को। वो कह रहा, सेव द कंट्री, अग्निपथ स्कीम विल बैडली डैमेज अस, इंडिया इज गोइंग थ्रू ए क्रूशियल स्टेज, यंगस्टर्स आर द फ्यूचर ऑफ अवर मदरलैंड। इस देश को बचाइए, अग्निपथ योजना हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगी। हमारा देश नाजुक स्थिति में पहुंच गया है, हमारे युवा देश का भविष्य है। ऐसे मैंने संविधान की धज्जियां उड़ रही है, हम लोग सब चिंतित है। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये जो राहुल जी के सामने जो कुछ किया गया है, आप बताइए मुझे, जिस प्रकार राहुल गांधी को 5 दिन तक 50 घंटे जो बुलाया गया, ऐसा कभी आज तक हुआ क्या? और तो और बिना मनी लॉन्ड्रिंग के, बिना मनी लॉन्ड्रिंग के भी उस केस को बना रहे हैं, जबरदस्ती बना रहे हैं। जब कोई भी संगठन, जो हमारा एक अखबार था आज़ादी की 1937 में शुरू हुआ,
42 से 45 तक अंग्रेजों ने बैन लगा दिया अखबार पर। बचपन से हम नेशनल हेराल्ड को पढ़ता है और धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो उनके संवाददाता थे, 15-15 साल को तनख्वाह नहीं मिली, तब भी जुड़े हुए थे। करे जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। जैसे आप लोगों का भी देखा, अभी कोरोना के बाद में संकट आया, आपके कई मालिकों ने देश के अंदर किसी की छटनी कर दी, किसी की तनख्वाह कम कर दी। जिसको 80,000 तनख्वाह मिल रही है, 50 हो जाए तो फिर क्या बीतती है, आप सोच सकते हो सकता है आप में नहीं कोई लोग विक्टिम हो उसका, पर बोल नहीं रहे कि जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ वाली बात है। क्योंकि वो भी तो आजकल पत्रकारों के मालिक, अखबारों के मालिक भी तो आजकल तो अगर ज़्यादा ही कोई बोलता है तो ट्रांसफर पोस्टिंग मांग भी हो जाती है सरकार की तरह, तो सब चुप रहते हैं। तो वो अखबार जिसको हम वापस चालू करना चाहते थे, आप मर्म समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने खुद ने पुनः मजबूत करना चाहिए और हम अपनी बात हमसे कह सकें, क्योंकि मीडिया वाले दबाव के अंदर हैं, पत्रकारों की, मीडिया वालों, और वो तो ऐसी स्थिति तक 15-20 साल से तनख्वाह नहीं दे पा रहा है। तो पूरी स्कीम बनाएंगे, वहाँ पर रिवाइव कैसे करें, जो भी है वो सब कुछ चुकाए गए, सरकार को चुकाए गए। नई कंपनी बनाई गई जिससे कि पूरी तरह मॉनिटरिंग हो सके, ढंग से। चंदा देने वाले गुनाहगार है कांग्रेस को, पूरा चंदा आज बीजेपी को मिल रहा है। लूट रहे बीजेपी वाले देश को, एक तरफ करप्शन करके। आप बिलीव नहीं कर सकते, आरएसएस बीजेपी के नेता लोग, इनको मजा आ गया राज का। राज पहली बार मिला है, वाजपेयी के वक्त में इतनी छूट नहीं थी, अब पूरी छूट है लूटने की। जम के पैसा खा रहे हैं, जम के ये राजनीति कर रहे हैं, अपने ऑफिसर बना रहे हैं। तैयार नहीं कांग्रेस को भी, नेशनल हेराल्ड को भी, यंग इंडिया कंपनी को भी, और उन स्थिति में चल रहा है। फिर भी संघर्ष करते करते आगे बढ़ते गए। इन्होंने क्रिमिनल केस करवा दिया, वो अलग जमानत हुई सोनिया जी की, राहुल जी की, जिसने सब कुछ त्याग दिया। इसी ईडी ने उस 15 के केस को वापस आप 7 साल 8 साल बाद वापस ला के रिवाइव कर रहे हो और बुला के आप बयान दे रहे हो। कल वो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई इसके अंदर। आप 5 दिन तक 50 घंटे बैठाओगे एक नागरिक को। राहुल गांधी कितने बड़े नेता हमारे पार्टी के होगी। इन स्थितियों में हम चल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ मैंने लंबा बोल गया हूँगा, पर मेरे दिल की भावना बहुत सारी है। रोज़ आप देखते हो मैं बोलता रहता हूँ मीडिया के अंदर, कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने दमखम के साथ में 5 दिन तक कभी इस पूरे माहौल के अंदर आपने बड़ी भूमिका निभाई। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मेरे सामने घड़ी रख दी गई है, ये जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, इनका हुक्म मानना पड़ता है। घड़ी रखी नहीं, आधा मिनट मैंने बात अपनी ख़त्म की नहीं, बस माफ कीजिए। शुक्रिया अशोक गहलोत जी। मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की थी। आरएसएस और बीजेपी पर भाषा के आधार पर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जो 2 अक्टूबर से हमारे कारण नहीं है, हमारे कई सांसद